हेलो स्टूडेंट्स, मैं लोकेश पाशा आपका फिर से स्वागत करता हूँ अपने नए वीडियो पे जो कि है राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। मतलब यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। अब यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय हमने है ना इसके बारे में दो पहले ही पढ़ लिए थे। मतलब पार्ट मैंने आपको समझाए थे थोड़ा बहुत, जिससे आपको कुछ आइडियाज तो लगे होंगे किस तरह का उदय मैं बात कर रहा हूँ। मैं नॉर्मली इस तरह की बात कर रहा हूँ कि जो आपने 9th क्लास में पढ़ा था कि है ना जो नेशनलिज्म इन यूरोप हुआ था वो किस चीज़ से हुआ था? क्या फीलिंग थी? एंड व्हाट द फीलिंग व्हिच डिसाइड द फ्यूचर ऑफ द यूरोप? नॉट इन यूरोप ओनली, ऑल द होल इन द होल वर्ल्ड। एक पूरी की पूरी जो अपनी धरती है, उस धरती पर है ना जितने भी चेंजेस हुआ ना, वो चेंजेस यूरोप की वजह से हुआ। मतलब यूरोप में जो कुछ हुआ, वो सब और पूरी धरती पर हुआ। हम जानते हैं बात है। यूरोप से ही सबसे पहले इंडस्ट्री शुरू हुई। यूरोप में ही सबसे पहले स्लेवरी शुरू हुई। स्लेवरी मतलब कि दास प्रथा। यूरोप में ही सबसे पहले अमीर और गरीबों का भेदभाव शुरू हुआ। यूरोप में ही सबसे पहले ऐसी फीलिंग जागृत हुई, मतलब कि है ना देशभक्ति क्या होती है, सब चीज़ें है ना सबसे पहले यूरोप में चालू हुई, जो कि है ना इंटरनेशनली फैली गई थी। चला और भी जगह होगा, लेकिन दुनिया को दिखाया किसने? दुनिया को दिखाया था यूरोप ने। और ये सब चीज़ हमने थोड़ा बहुत पढ़ा था, तो उसी का है ना अब फिर से आगे बढ़ाते हैं। और 10th क्लास का जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, सॉरी, मैं मानता हूँ डिस्टर्बेंस हो रहा है, लेकिन आई स्वेयर कि आपको कैसे भी मैं सिलेबस कंप्लीट करके दिखा, मतलब आपको कैसे भी मैं सिलेबस कंप्लीट करूँगा आपका। चाहे कैसी भी प्रॉब्लम आ जाए, ये आपकी जो हिस्ट्री है ना, उसे मैं कंप्लीट करूँगा और ईज़ी वे से कराऊँगा। इसके लिए मैं आपको एक बात बता दूँ कि आप हो सके तो अपने टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाइए, जिसमें मैं आपको पीपीटीज़ वगैरह भी अब देने वाला हूँ कुछ ही वक़्त बाद से। और वो शॉर्ट नोट्स होंगे एक तरह से, जो कि आपको सॉफ्ट कॉपी मिलेंगे। और अगर आप जॉइन नहीं होंगे तो है ना, ये हो सकता है कि आपको वो शॉर्ट नोट्स ना मिल पाएँ और फिर आपको प्रॉब्लम्स हो, क्योंकि लेक्चर देखने के बाद अगर रिवीजन नहीं होगा, देन यू आर नॉट एबल टू रिकॉलिंग ऑल द थिंग्स इन अ सिंगल टाइम, इन अ वन टाइम। एक सिंगल टाइम पे आप है ना सब चीज़ को रिकॉल नहीं कर सकते। दैट्स इज इम्पॉसिबल फॉर ऑल। यू आर नॉट अ यूनिक पर्सन, यू नो अबाउट दैट। अपन सब लोग चाहते हैं कि हम लोगों को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनना है, लेकिन ये दो वर्ड्स हैं। देखना चाहते हो इन वर्ड्स के बारे में बताऊं थोड़ा बहुत? इन दो वर्ड्स का है एक्स्ट्रा प्लस ऑर्डिनरी। ये दोनों हैं ये वर्ड। समझ में आया? कुछ अंतर देखा है इसका? ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, मतलब हम सब क्या हैं? हम सब हैं ordinary persons है। But if we want to make an extraordinary, then we need to make a extra effort. Then means हमको extra effort करना पड़ेगा, और यही extra effort हमको extraordinary बनाएगा। तो extra effort तो आप लोगों को करना ही पड़ेगा, क्योंकि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। और रियलिटी बता रहा हूँ मैं। सूरज जब चमकता है, जब वो खुद चलता है, और उसको चलने के लिए किसी का, मतलब किसी और की ज़रूरत नहीं है, तो वो खुद भी चलकर सबको है ना रोशनी देता है। पर जब वो सूरज गुस्से में आता है, तो सबकी ज़िंदगी भी छीन लेता है। अपन को सबको रोशनी दे, सूरज की तरह चलो, अच्छा लगेगा, बहुत मज़ा आएगा। आगे चलते चलने में काफ़ी मज़ा आता है। चलो, अपन है ना अभी अपन की फीलिंग को छोड़कर इन फीलिंग्स पे ध्यान देते हैं। एक मिनट। हाँ, देखो, हमने है ना अभी तक देखा था कि है ना फ्रांस में सबसे पहले स्टेप उठाया गया था। देखो, मैंने आपके लिए शॉर्ट में लिख दिया है, जिससे कि है ना आपको हर चीज़ समझ में जाए। मतलब यूरोप के अंदर राष्ट्रवाद का उदय ये हुआ था सबसे पहले 19th सेंचुरी में। 19th सेंचुरी कौन सी होती है? मीन्स 1801 से लेकर 1899 तक जो सन चलते हैं, उसको हम कहते हैं 19th सेंचुरी। ठीक है? इस 19th सेंचुरी में बंधुत्व जैसी एक फीलिंग आ गई थी, मतलब फ्रेटर्निटी फीलिंग आ गई। क्या? फ्रेटर्निटी मतलब बंधुत्व। और ये बंधुत्व की जो फीलिंग आई, इस फीलिंग के साथ में है ना लोगों को एक दूसरे से भाईचारा जगने लगा। लोग ये सोचने लगे कि यार हम भुगत रहे हैं, हमारी तरह ये भी इंसान है,
और ये भी हमारी मतलब हमसे रिलेटेड है। ये भी मेहनत करता है लेकिन इसको कुछ नहीं मिलता। इसको एक मज़दूर की तरह रखा है जैसे हमको रखा है। तो एक तरह से ये भी मेरा भाई है। ऐसी फ्रैटर्निटी, ऐसी बंधुत्व की भावनाएँ आने लग गई। ये सोचने लग गए सब लोग कि हम दोनों जो नाइबर्स हैं, जो पड़ोसी हैं, हम दोनों एक-दूसरे से ही क्यों लड़ें? जबकि हम दोनों खुद भी परेशान हैं किसी और की वजह से। तो हम दोनों क्यों ना एक साथ मिल जाएँ और भाई-बंधु बन जाएँ। और ये भाई-बंधु बनने के बाद भाई-बंधु जब हम बनेंगे, तो उसके बाद हम किसी और पर जो कि है ना हम पे हम हमारी तरफ से मतलब प्रॉब्लम कर रहा है हमको, ऐसे इंसान को हम है ना हरा सकते हैं। ये सब सोच बना रखी थी इन लोगों की, जो कि फ्रांस में थे, स्टार्ट की गई थी। तो देखो, ये फ्रैटर्निटी की फीलिंग है ना, क्या चीज़ दिखाई थी? ये दिखाई थी नेशन स्टेट को। मतलब कि राष्ट्रवाद की भावना को शो कर रही थी कि है ना, एक राष्ट्र होना चाहिए और वो राष्ट्र ऐसा जो कि स्पेशल लैंग्वेज या स्पेशल फीलिंग या फिर स्पेशल लोगों से बना हो, जिनकी कुछ कॉमन चीज़ हो। जैसे कि ये देखो, ये कॉमन आइडेंटिटी मतलब वो सबकी है ना एक आइडेंटिटी हो, एक ऐसी ऐसा उनके व्यवहार हो जैसे कि आज के वक़्त में हम है ना क्या देखते हैं, अगर हम किसी को जानना चाहते हैं कि वो कहाँ का इंसान है, तो हम क्या देखते हैं आईडी कार्ड देखते हैं ना। अगर आपको जानना है कि मैं कहाँ से हूँ, मैं मतलब और मेरे जो जगह है उसका पिन कोड क्या है, वो कौन-सी डिस्ट्रिक्ट है और कौन मेरे पापा का मतलब मेरे पिताश्री का, माता का क्या-क्या नाम है। तो ये सब चीज़ें आपको मिलती हैं इस कॉमन आइडेंटिटी से। मतलब ये कॉमन आइडेंटिटी हमारा आधार कार्ड। तो इस वक़्त में ये भी कहते कि है ना जो कॉमन आइडेंटिटी है वो होनी चाहिए। वो कॉमन आइडेंटिटी क्या होगी कि एक ये एरिया है, ये एरिया में कितने लोग रहते हैं, वो कौन-सी भाषा बोलते हैं और वो कौन-कौन से खान-पीन करते हैं, तो उनकी वो कॉमन आइडेंटिटी बन गई। ठीक है? इस कॉमन आइडेंटिटी के साथ हम देखते हैं उन सब की कॉमन हिस्ट्री हो। मतलब इस राजा के ऊ एक इस एक इंसान के ऊपर जो राजा था, वही राजा हमारे ऊपर भी था और वही राजा किसी और तीसरे के ऊपर भी था। तो हम तीनों भाई-भाई हो गए क्योंकि हम तीनों की कॉमन हिस्ट्री बन गई। हमारे ऊपर जो राजा था, वही हम पे राज कर रहा था, हम तीनों पे एक साथ में। तो ऐसे चल के है ना ये कॉमन हिस्ट्री कहलाई गई कि कॉमन हिस्ट्री होनी चाहिए इनकी। और इसमें बात कही गई कि है ना, इस नेशन स्टेट में मतलब इस राष्ट्रवाद की भावना में कोई भी ऐसा ना हो मतलब ऐसे फालतू के ज़्यादा लोग ना हो, जो है ना राजा के चापलूस हों। चापलूस मतलब कि ऐसे कि राजा साहब आज ये मार्केट में ये चल रहा है, आज है ना आपके विरुद्ध साजिश हो रही है, आपको है ना मारने की साजिशें हो रही हैं, आपको गद्दी से हटाने के लिए है ना भ्रम बनाए जा रहे हैं, कुछ भी झूठ-मूठ फैलाई जा रही है। और राजा साहब हम तो आपके मतलब हम तो आपके गधे हैं, हम तो आप जैसा कहेंगे वैसा करेंगे, आप बोलेंगे तो भौंकेंगे वगैरह-वगैरह ऐसी-ऐसी बातें जो कहते हैं ना, वो नहीं होने चाहिए। मतलब सर्वेंट्स की ज़रूरत नहीं है। इस जगह पर इस नेशन स्टेट में, इस राष्ट्रवाद में किन की ज़रूरत है? इनमें सिटीज़न्स की ज़रूरत है। सिटीज़न्स कौन? सिटीज़न्स हम लोग, आम लोग, जो कि है ना इस काम को, इस बंधुत्व के नारे को लेकर, इस फ्रैटर्निटी को, फीलिंग को अज़्यूम करके, फ़ील करके कि हम सब एक हैं, इस फीलिंग के साथ है ना आगे बढ़ें। ऐसे लोगों की ज़रूरत है। ये चाहती थी नेशन स्टेट मतलब राष्ट्रवाद की भावना, जो कि उठाई गई थी फ्रैटर्निटी बंधुत्व की भावना के साथ और ये किस वक़्त में उठाई गई थी 19th सेंचुरी मतलब 19वीं शताब्दी में, जो कि शुरू होता है 1801 से 1899 तक, 1801 से 1899 तक। लेकिन रियलिटी क्या थी? ये तो चाहत है। ये चीज़ क्या है? ये है चाहत। लेकिन इस चाहत के अलावा हम देखें रियलिटी क्या थी? रियलिटी थी imperialism. Imperialism means imperialism is a process where the monarch rule in a state, rule in a country, rule in a area. तो एक ऐसे तरह का जो एरिया होता था, उस जगह पे जो भी राजा होता था, तो उस राजा की वजह से उस जगह को कहा जाता था दिस इज़ द प्लेस वेयर फॉलो द इम्पीरियलिज़्म सिस्टम। मतलब राजा का राज होता था ऐसी जगह पर और ये राजा का राज है कहता था कि यहाँ पे है ना राजा अपनी मन चाहे कुछ भी कर सकता है और ये सब क्या है? ये सब है इम्पीरियलिज़्म। राइट डाउन कि है ना इम्पीरियलिज्म क्या होता है क्योंकि इम्पीरियलिज्म के आपसे 2 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है बोर्ड में कि इम्पीरियलिज्म का मतलब क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय इम्पीरियलिज्म?
आप क्या समझते हैं इम्पीरियलिज्म के बारे में? क्वेश्चन एक ये भी बन सकता है कि है ना फ्रेटर्निटी और नेशन स्टेट की फीलिंग 1 नंबर का कब आई? ये आई थी 19th सेंचुरी में और फर्स्ट स्टेप किसने उठाया इसके लिए? इसमें फर्स्ट स्टेप उठाया था फ्रांस ने। फ्रांस, ठीक है ना? फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुई थी ना 1789 14 जुलाई 1789 ये डेट भी याद रखनी पड़ेगी आपको। ये 1 नंबर का क्वेश्चन बिल्कुल बनने के कई चांस है क्योंकि 2016 या 17 में ये पेपर में 1 नंबर का क्वेश्चन बना था। तो आप पेपर उठा के देख लो पिछले 10 साल के हर 2 या 3 साल के अंदर-अंदर है ना क्वेश्चन रिपीट होते जाते हैं। क्योंकि क्वेश्चन वही हैं गिने-चुने और वही क्वेश्चन बार-बार रिपीट होते जाते हैं। समझे ना? अब देखो, अब देखते हैं हम फर्स्ट स्टेप टेकन बाय फ्रेंच रिवॉल्यूशन। जो ये नेशन स्टेट है ना, ये नेशन स्टेट का जो फर्स्ट स्टेप था, पहला जो कदम था वो किसने उठाया? वो उठाया था फ्रांस रिवॉल्यूशन में। फ्रेंच रिवॉल्यूशन में फ्रांसीसी लोगों ने है ना ये कदम उठाया था। इट इज़ अ क्लियर एक्सप्रेशन बाय फ्रेंच रिवॉल्यूशन इन 14 जुलाई 1789। ये 14 जुलाई मतलब 14 जुलाई 1779 में सबसे पहला एक्सप्रेशन था। सबसे पहले लोगों की मानसिकता थी कि है ना अब हम लोगों को आगे बढ़ना है, अब हम लोग नहीं रुकेंगे, अब हम लोग आगे बढ़ते चलेंगे और इस राजा को गद्दी से हटा करके एक लोकतंत्र लाएँगे, लोकतंत्र लाएँगे, मतलब डेमोक्रेसी लाएँगे। हम ऐसे नहीं हार मान सकते क्योंकि हम लोग हार मान गए ना, आज हम हार मान गए तो फिर हमारे पीछे जो हमारे आगे वाले आने वंशज होंगे ना, जो हमारे हमारे बेटे, बड़पे मतलब ऐसे बेटे वगैरह जो होंगे, उनके भी बेटे जो होंगे, वो है ना कभी कदम उठाने की सोचेंगे नहीं, क्योंकि उनको हमारी हार दिखेगी। और जब कहते हैं ना, एक परिवार में से अगर एक इंसान अगर बहुत ऊँचा उठ जाए, तो उसका परिवार आगे चल के ऊँचा उठता जाता है। लेकिन अगर वही एक इंसान जो ऊँचे उठने की कोशिश कर रहा है, वो हार जाए और फिर वो ऊँचा नहीं उठ पाए, तो उसके जो परिवार में आगे लोग होंगे ना, वो उसकी हार को देखकर खुद आगे बढ़ने की सोचेंगे ही नहीं। ये सच्ची बात होती है। हाँ, फर्स्ट क्लियर एक्सप्रेशन बाय फ्रेंच रिवॉल्यूशन 1 नंबर का क्वेश्चन 2017 में चेक कर लेना। हाँ जी, फिर इसके बाद कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन में जब ये हुई थी, ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुई थी 14 जुलाई 1789 को, तो इसमें कौन-कौन सी बातें उठाई गईं? कौन-कौन से काम किए गए फ्रेंच ने? फ्रांस ने कौन-कौन से काम किए? उन कामों को अब हम देखेंगे। देखो, फिर 1 नंबर का क्वेश्चन व्हाट द मीन ऑफ ला पैट्री एंड ले सिटोयन? ला पैट्री एंड ले सिटोयन ये आपको हिंदी में भी शायद ये से यही बात पूछी गई है ला पैट्री एंड ले सिटोयन तो ध्यान से देख लीजिएगा आप हिंदी की बुक में एक बार तो इन दोनों का मीन क्या है ये आपका क्वेश्चन बन सकता है जो फर्स्ट क्लियर एक्सप्रेशन किया गया था फ्रेंच रिवॉल्यूशन में फ्रेंच रिवॉल्यूशन में फर्स्ट क्लियर एक्सप्रेशन जो था वो एक्सप्रेशन कहता था कि आइडिया ऑफ ला पैट्री एंड ले सिटोयन मतलब कि ये जो लैंड है जिस पे हम रह रहे हैं जिससे हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, कुछ अनाज उगा रहे हैं, खा रहे हैं और यहाँ के सामानों को हम बेच रहे हैं जिससे कि हम अपनी जीविका मतलब अपना लाइवलीहुड को है ना आगे बढ़ा रहे हैं और अच्छे खासे हम जी रहे हैं। जिस लैंड पर वो हमारा क्या है? फादरलैंड। समझे ना? With that land which give us lot of things are known as our fatherland. तो ये फादरलैंड है ना ये बोला जा रहा है ला पैट्री में ला पैट्री पैट्री देखो देशभक्ति की भावना को इंग्लिश में क्या कहते हैं पैट्रियोटिक कहते हैं ना पैट्रियोटिक तो पैट्रियोटिक से आप याद रख सकते हो ला पैट्री मतलब देशभक्ति की भावना फादरलैंड दिस इज आवर फादरलैंड ये हमारा पिता पिता एरिया है मतलब सॉरी ये हमारा ऐसा एरिया है जिस पे हम रहते हैं हम जीते हैं ठीक है ना देन सेकंड ले सिटोयन हमसे कहता है कि है ना हम सब यहाँ पे है ना एक साथ हैं हम सब बराबर हैं हम में से कोई ऊपर नहीं है कोई नीचे नहीं है तो वी आर दी सिटीजन ऑफ दिस एरिया वी आर दी सिटीजन ऑफ दिस कंट्री दिस स्टेट ये बात कही गई थी और क्या कहते हैं सिटीजन को क्या मतलब हिंदी में क्या कहते हैं नागरिक को सिटीजन और सिटीजन से ये हो गया ले सिटोयन ये दो वर्ड्स याद रखना फिर न्यू फ्रेंच फ्लैग बनाया था जो रॉयल फ्लैग था ना राजा का फ्लैग था राजा का झंडा जिसे लहरा के हर कोई सेना आगे बढ़ती थी जिस राजा के झंडे को सेना आगे ले जाती थी मतलब कि वह राजा उस जगह पे राज कर रहा है आपने कई बार देखा है ऐसी चीजें मेरे को यकीन है कि आपने है ना
जोधा अकबर की फ़िल्म देखी होगी, पद्मावती की मूवी देखी होगी और पृथ्वीराज चौहान देखा होगा, कई ऐसी मूवीज़ देखी होंगी, मेरे को पूरा यकीन है आप पर। तो उस चीज़ के हिसाब से मानना कि हर कोई राजा का एक सिंपल एक अलग-सा फ्लैग होता है, उसे कहते हैं रॉयल फ्लैग। तो रॉयल फ्लैग को हटा कर के फ्रेंच फ्लैग लाया गया, फ्रांस का झंडा लाया गया। फिर नेशनल असेंबली बनाई गई। नेशनल असेंबली क्या थी? नेशनल असेंबली मैंने आपको पढ़ाया था कि मतलब मैंने आपको पढ़ाया था कि 1791 में है ना एक नेशनल असेंबली बनी थी। याद है या भूल गए? 30 स्टेट ने बायकॉट किया था इंडोर टेनिस स्टेडियम से, और वो इंडोर टेनिस स्टेडियम से बायकॉट करके सॉरी 30 स्टेट ने है ना जब टैक्स बढ़ाए जा रहे थे, तो राजा के महल से बायकॉट कर दिया और वो चली गई थी इंडोर टेनिस स्टेडियम में, और वहाँ पे जाकर उन्होंने शपथ ली कि राजा की शक्ति को कम करने वाला हम कॉन्स्टिट्यूशन बनाएँगे, और जब तक हम ये काम करेंगे, जब तक हम क्या हैं? हम हैं नेशनल असेंबली। We are the France National Assembly which made for the control of the king's power। राजा की पावर को कंट्रोल करने के लिए नेशनल असेंबली को बनाया गया। याद आया कुछ? देखो याद आना चाहिए, याद नहीं आया ना तो पिटाई पड़ जाएगी। देखो यार, हाँ, अब इंटरनल कस्टम्स ड्यूटीज एंड ड्यूज वर एबॉलिश, मतलब कि जो एक्स्ट्रा चार्जेस थे, एक्स्ट्रा टैक्सेस लगाए जा रहे थे, एक्स्ट्रा ड्यूज बचे हुए थे कि है ना लोन का इंटरेस्ट बन गया और ये बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, तो लोन को इंटरेस्ट को सबको हटा दिया गया, मतलब एबॉलिश कर दिया गया। इंटरनल कस्टम्स ड्यूटीज ड्यूज वर एबॉलिश, इन सब चीज को जो भी एक्स्ट्रा में आ रही थी, बहुत ज्यादा टैक्सेस लग रहे थे, बहुत ज्यादा खर्चे आ रहे थे, इन सबको मिटा दिया गया, निकाल दिया गया। अब जैसे कि मैं आपको समझाऊँ एक तरह से, तो देखिए क्या होता है, एक फ्यूडल सिस्टम में क्या होता है, ये जैसे कि आपका पूरा एक कंट्री है, ठीक है ना? देख रही होगी ना? हाँ। अब इस कंट्री को है ना हम कई पार्ट्स में ऐसे बाँट दें, ऐसे बाँट दिया हमने, ठीक है? बाँट दिया, अब ये मानिए इस जगह पर है ना सामान पहुँचाना है, और ये कहाँ पे खड़े हैं? इस जगह पर से सामान इस जगह पर पहुँचाना है, ठीक है? तो इन कंट्रीज़ के इन राज्यों का कुछ अलग सिस्टम होता था। इस सिस्टम को अपन फ्यूडल सिस्टम कहते हैं। ऐसा है कि जब ये यहाँ से चलते थे ना सामान, तो यहाँ पर जाकर इनको टैक्स देना पड़ता था। क्या? कर देना पड़ता था, कर। कर मतलब टैक्स। तो ये कर देते थे ना, तो यहाँ पे कर दिया। फिर यहाँ पे कर देने के बाद क्या कभी-कभी ऐसा होता था कि है ना इस जगह की लैंग्वेज अलग है, इस जगह की जैसे पोलिश लैंग्वेज है, इस जगह की जर्मनी, इस जगह की इस जगह की हम मान लें ऑस्ट्रियन, इस जगह की हम मान लें कि दानिश, इस जगह की हम मान लें कि इंग्लिश, इस जगह की मान लेते हैं हम कि ऐसे हाँ, कुछ भी ऐसे मान लो, मतलब कई सारी लैंग्वेजेस है ना, तो ऐसे मान लो कि इस जगह पे है ना गए, तो इस जगह पे पहले टैक्स दिया, अब वो टैक्स देने के बाद आगे बढ़े, तो यहाँ पे अलग लैंग्वेज होगी, और अलग लैंग्वेज हमको भाई आनी चाहिए, क्योंकि हम ट्रेड कर रहे हैं, तो है ना कई रास्तों से गुज़रेंगे, जो कि है ना कई लोग हमें बीच में मिलेंगे, जो हमारी मदद करेंगे आगे बढ़ने के लिए। अब इस जगह पे से है ना हम यहाँ पे आए, पहली बार, यहाँ पर आए तो टैक्स लगा फिर से, इस जगह का अलग टैक्स होगा, इस बॉर्डर पे तो टैक्स दिया ही दिया, इस जगह पे आकर भी टैक्स दिया, और वो टैक्स किस में, मतलब यहाँ पर एक अलग करेंसी चलेगी, अलग मुद्रा चलेगी, मुद्रा, और यहाँ पर कोई अलग मुद्रा हो जाएगी, फिर इसकी अलग हो जाएगी मुद्रा, इसकी अलग मुद्रा हो जाएगी, मतलब करेंसी अलग-अलग होंगी हर जगह की। तो देखो भाषा अलग, करेंसी अलग, फिर टैक्सेस एक्स्ट्रा गए। 3-3 चीज़ होती है ना, तो ये जब यहाँ पे जाएगा तो टैक्स दिया, फिर यहाँ पे आके टैक्स दिया, भाषा सीखी, भाषा सीखने की वजह से है ना, ऐसे मतलब यहाँ की भी भाषा सीखी, फिर उसके बाद है ना उसकी करेंसी भी चेंज कराई, फिर यहाँ पे गया, यहाँ पे है ना टैक्स दिया, फिर आगे चल के यहाँ पे भी टैक्स दिया, उसकी भाषा को जानना ज़रूरी है, फिर यहाँ से है ना आगे बढ़ा, फिर यहाँ पे टैक्स दिया, फिर यहाँ पे टैक्स दिया, ऐसे कितने सारे टैक्स दे देते थे। और इन बीच में है ना जब ये इतना बड़ा रास्ता तय कर रहे हैं ना, तो बीच में रुकना पड़ता है, और हर चीज़ के लिए है ना फिर आपको भाषा आनी चाहिए, आपको लैंग्वेज आनी चाहिए, नहीं आती तो आपके लिए फिर दिक्कत। तो ऐसी चीज़ है ना बहुत ज़्यादा क्रिएशन कर रही थी प्रॉब्लम्स को, तो ये प्रॉब्लम्स को हटा दिया था फ्रांस ने। कैसे? इंटरनल कस्टम ड्यूटीज एंड ड्यूज वर एबोलिश, ये सब चीज़ें मिटा दी थी फ्रांस ने। फिर इसके बाद देखें सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम मतलब फ्रांस में है ना जो लोकतंत्र बना था, तो लोकतंत्र में है ना पावर, कुछ पावर्स लोगों के हाथ में दे दी और ज़्यादातर पावर खुद के हाथ में रख दी, जैसे कि कानून बनाना,
सबसे बड़ी-बड़ी पावर्स थी ना वो खुद के हाथ में रख ली किसने? नेशनल असेंबली ने, सरकार ने, जो कि लोकतंत्र लाई है, जो कि डेमोक्रेसी लाई है। कैसी-कैसी पावर? कानून बनाना, कानून का पालन करवाना, कानून ना मानने पर पनिशमेंट देना, कानून की जाँच-पड़ताल करना, कानून के बारे में है ना पूरा हिसाब लगाना कि है ना कानून अगर चल रहा है तो ये नुकसान दे रहा है कि है ना फ़ायदा दे रहा है, ऐसी-ऐसी बातों को जानना। तो ये सारी चीज़ें है ना बड़ी-बड़ी जो भी चीज़ें थी, ये सब किसने की? ये सब सरकार ने अपने हाथ में रखी। ठीक है? समझे ना अभी यहाँ तक आप? अब इसके बाद इसने फ्रेंच रिवॉल्यूशन ने और क्या किया? देखो ये सब तो किया था, इसके साथ-साथ कुछ ऐसी चीज़ें भी हुई जो कि बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव भी थी या फिर है ना कहा जाए कि है ना आगे चल के एक तरह की ऊँच-नीच की भी है ना सीमाएँ बना दी, कि है ना ये काला, ये गोरा, ये है ना फ्रांस की भाषा बोलता है, ये जर्मनी की भाषा बोलता है, दोनों अलग। ये इंसान है ना गरीब है और ये इंसान अमीर है, दोनों अलग। तो इस तरह की ऊँच-नीच बना दी। तो देखो, कुछ अच्छी बात तो जैसे कि यूनिफ़ॉर्म सिस्टम ऑफ वेट कि है ना हर इस एक जगह का, इस एक एरिया का है ना सेम करेंसी होगी मतलब सेम मुद्रा होगी, सेम इसकी लैंग्वेज होगी मतलब भाषा होगी और सेम ही इसका क्या? सेम इसका टैक्स होगा। एक ही 1 या 2 टैक्स होंगे बस, ज़्यादा टैक्स नहीं होने चाहिए। फिर इसके बाद इसने ये किया, फिर इसके बाद इसने क्या किया? इसके बाद इसने फ्रेंच कॉमन लैंग्वेज बना दी। फ्रांस ने अपनी एक कॉमन लैंग्वेज बना दी, एक तरह से कहा जाए तो ये गलत भी है क्योंकि डिफरेंट तरह के लोग एक जगह पर रहते थे और ये एक जगह पर रहने के बाद फ्रांस ने जब अपनी एक कॉमन लैंग्वेज बना दी, तो उन लोगों को तो परेशानी आनी है ना, तो बस ये फ्रेंच को कॉमन लैंग्वेज बना दिया गया और देखो बात मानो सच में कि ये फ्रांस की कॉमन लैंग्वेज जो बनी है ना इसकी वजह से जो सबसे बड़ी कंट्री अभी है जो सबसे बड़ी कंट्री है ना उसमें एक फ्रांस का भी नाम आता है मतलब यूएनओ जो कि है ना विश्व युद्ध को वर्ल्ड वॉर को रोकने के लिए बनाई गई है ना उसमें 6 भाषाएं काम में आती है 6 भाषाएं उनमें से एक इंग्लिश तो है ही वो तो सब जगह है लेकिन एक फ्रांसीसी भाषा भी उसमें काम में ली जाती है तो सोच लो फ्रांस ने है ना अपने को कितना ज्यादा आगे बढ़ाया उसने फ्रांस की भाषा को इतनी ज़्यादा तरक्की दे दी, जो हम नहीं देते ना, हम अपनी हिंदी पे ज़्यादा तरक्की नहीं करते। हम अपनी हिंदी, संस्कृत को ज़्यादा बोलते नहीं हैं, ज़्यादा समझते नहीं हैं, तो और ज़्यादा लिख भी नहीं पाते, तो वो सब चीज़ें हैं ना, कहीं न कहीं हमारी लैंग्वेज के साथ-साथ हमें भी पीछे छोड़ती हैं। क्योंकि जिसने अपना इतिहास नहीं उठाया, जिसने अपना इतिहास नहीं दोहराया, उसकी ज़िंदगी ने उसका इतिहास फिर से बनाया। समझे ना? क्योंकि इतिहास आपको बताता है कि है ना मतलब हिस्ट्री आपको बताती है कि आपने पहले क्या गलती की थी और अब वो आप गलती दोहरा तो नहीं रहे हो। लेकिन अगर आपने पुराना इतिहास नहीं पढ़ा, हिस्ट्री नहीं पढ़ी, तो आप उसी गलती को फिर से दोहरा सकते हो। दिस इज़ द रियल इफेक्ट ठीक है ना? इसलिए हिस्ट्री इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर मेक अ फ्यूचर। देखो अब फ्रेंच की कॉमन लैंग्वेज बन गई देन ओथ टेकन बाय फ्रेंच सिटीजन फ्रांस के जो सिटीजन्स थे ना इन्होंने अपनी एक लैंग्वेज को कॉमन कर लिया अब ये क्या थी ओथ टेकन बाय फ्रेंच सिटीजन तो फ्रेंच की लैंग्वेज तो कॉमन कर ली लेकिन अब ओथ ली गई ओथ मतलब कि प्रतिज्ञा कि ऐसे जैसे हम शपथ लेते हैं ऐसे कर लूं मैं हाँ हाँ ये दीपक के नीचे हाथ रख के सही दीपक के ऊपर हाथ रख के हम शपथ लेते हैं कि हम भारत के नागरिक मैं ये कह रहा हूँ मैं भारत की तरफ से बोल रहा हूँ फ्रांस की तरफ से उन्होंने ऐसे ही है ना कोई शपथ ली थी तो जैसे कि हम भारत के नागरिक भारत को एकता स्वतंत्रता बंधुत्व और क्या कहते हैं सोवर्निटी मतलब कि संप्रभुता जैसी चीजों के साथ बांधे रखेंगे और देश को आगे बढ़ाते रहेंगे ऐसी-ऐसी बातें रखी, ऐसी-ऐसी शपथें ली थी इन लोगों ने, तो ऐसी शपथें किस भाषा में ली गई थी? इधर फ्रांस की भाषा में, फ्रांसीसी भाषा में। अब इसके बाद रीजनल डायलेक्ट्स डिसमिस जो यहाँ पे मुद्दा उठाया वही यहाँ पे मुद्दा उठा गया। रीजनल डायलेक्ट्स डिसमिस जो है ना कास्ट था, रीजनल मतलब क्या होता है? रिलीजन है ना? मतलब एक कास्ट है, अब जैसे कि ब्राह्मण, बनिया ऐसे है ना अलग-अलग से ऐसे कास्ट बना दी, तो उन सब कास्ट को एक बनाना, उन सब कास्ट को
ऐसे मत मानो कि है ना अब हम सब अलग हैं, हम सब कास्ट बेसिस पे अलग हैं या हम सब है ना ऊँची-नीची के भेदभाव पे अलग हैं। तो ऐसे सबको बंद करो और आगे बढ़ने के लिए सबको एक बराबर मानो। तो ऐसी-ऐसी सोच लिया है। रीजनल डायलेक्ट डिसमिस कर दिए और ये रीजनल डायलेक्ट डिसमिस में कुछ कास्ट बेसिस भी किए, कुछ एक्स्ट्रा टैक्सेस लगे हुए थे वो सब हटा दिए और जैसे कि अलग-अलग करेंसी चलती थी तो वो सब हटा दिए। इसमें 3 टैक्स को रखा गया, ओनली 3 टैक्स को माना गया कि 3 टैक्स ऐसे होंगे जो कि लगाए जाएँगे फ्रांस में और ज़्यादा टैक्स को नहीं लगाया जाएगा। तो फ्रेंड्स मुझे उम्मीद है कि आपको है ना ये सारी बातें समझ में आई होंगी। एक बार फिर से छोटी-सी देख लो कि है ना सबसे पहले 19वीं शताब्दी में 19th सेंचुरी में बंधुत्व की एक फीलिंग आई, फ्रैटर्निटी फीलिंग आई, जिसने कहा कि नेशन स्टेट की ज़रूरत है और नेशन स्टेट मतलब राष्ट्रवाद। और ये राष्ट्रवाद किन फीलिंग्स को मानता था? ये कहता था कॉमन आइडेंटिटी होनी चाहिए, हम सबकी एक कॉमन बात मतलब कॉमन एक वो होना चाहिए आइडेंटिटी। हम क्या हैं, कहाँ से हैं, ये ऐसी कॉमन आइडेंटिटी। देन कॉमन हिस्ट्री होनी चाहिए, एक समान इतिहास होना चाहिए और सिटीज़न्स ज़्यादा होने चाहिए मतलब नागरिक होने चाहिए, ना कि सर्वेंट्स, ना कि नौकर-चाकर जो कि राजा के इशारों पे नाचते हों। फिर इसने रियल ये तो है ना हमारी असम्पशन बताई कि फ्रांस की असम्पशन ये थी, लेकिन रियलिटी क्या थी फ्रांस की? रियलिटी थी इम्पीरियलिज़्म, राजा का राज। राजा राज कर रहा था, रियलिटी ये थी, लेकिन चाहत हमारी ये थी। कि हम है ना फ्रैटर्निटी की भावना के साथ, बंधुत्व की भावना के साथ नेशन स्टेट को डेवलप करें, जो कि हमने देखा 1848 में फ्रेडरिक सोल्यू 1848 में फ्रेडरिक सोल्यू की पेंटिंग में हमने ये सारी चीज़ें देखी थी, फ्रेडरिक सोल्यू की पेंटिंग में। अब इसके बाद देखते हैं कि फर्स्ट स्टेप लिया गया था, जो कि सीधा स्टेप था फ्रांस ने लिया था 1789 में और इस स्टेप में क्या-क्या चेंजेस लाया था कि जो फ्रांस का फ्लैग था ना वो नया कर दिया। ला पैट्री मतलब हमारा फादरलैंड है ये, हमारा लैंड है, ये हमारी देश है, ऐसी भावना ले आए। ले सिटोयन मतलब वहाँ पे सिटीज़न्स को है ना आगे बढ़ाया गया। सिटीज़न्स के नाम से लोगों ने अपने आप को पहचाना कि है ना जैसे फ्रांस के सिटीज़न ऐसे पुकारा गया लोगों को ना कि है ना अलग-अलग नामों से। और जैसे कि नेशनल असेंबली, अब नेशनल असेंबली बना दी गई, फिर इंटरनल कस्टम ड्यूज़ वर एबॉलिश्ड इन सबको ड्यूटीज़, टैक्सेस, कर वगैरह को हटा दिया गया और साथ ही साथ में सेंट्रलाइज़्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम जो पावर थी उसको है ना बाँट दिया गया, लेकिन कुछ बड़ी पावर्स थी जो कि है ना देश को चलाने में काम आती हैं, वो सब अपने पास रख ली सरकार ने, नेशनल असेंबली ने और जो नहीं आती जो कि है ना नॉर्मल पावर्स हैं, वो सब लोगों के हाथ में दे दी। फ्रीडम दे दिया उनको एक तरह से, राइट्स दे दिए उनको जीने का अधिकार, कई तरह के ऐसे राइट्स दे दिए, अधिकार दे दिए। तो देखो और फिर हमने देखा कि है ना इसने यूनिफ़ॉर्म सिस्टम ऑफ वेट लाया। मतलब एक तरह की है ना ऐसा कर दिया कि हर जगह पर एक तरह के है ना एक तरह का टैक्स हो, एक ही तरह की करेंसी हो, ऐसी-ऐसी बातों को लाए। फ्रेंच को कॉमन लैंग्वेज बना दिया। फ्रांस की जो भाषा थी उसको है ना कॉमन बना दिया कि हर किसी को फ्रांस की भाषा आनी ज़रूरी है। और ओथ टेकन बाय फ्रेंच सिटीज़न फ्रांस के लोगों ने है ना फ्रांस भाषा में ही शपथ ग्रहण की थी। जब है ना उन्होंने अपनी नेशनल असेंबली मतलब अपने आप को है ना डेमोक्रेटिक बताया, अपने आप को लोकतांत्रिक बताया। और इसके बाद रीजनल डायलेक्ट्स डिसमिस और इसके बाद है ना जो देश में अलग-अलग टैक्सेस वगैरह थे उन सबको हटा दिया गया। ये थी हमारी आज की क्लास। उम्मीद है कि आपको सब कुछ समझ में आया होगा। नहीं आया हो तो रिपीट करके आप देख सकते हैं और अपने टेलीग्राम चैनल पे जुड़े बिना नहीं रहिएगा यार। टेलीग्राम चैनल पे जुड़ो आपको अच्छा होगा। मैं आपको हर चीज़ की नोटिफ़िकेशन डालता रहूँगा और ऐसे ही अपन है ना वीडियोज़ को आगे बढ़ाते चलेंगे। कुछ वक़्त की बात है, सब कुछ हमारे साथ है और हम आपके साथ हैं। बनेंगे अगले वीडियो में मिलते हैं। बाय बाय, टाटा, सी यू।